Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session, we are going to discuss about recently Election Commission of India had said that there will be no postal ballot system under which the casting of the votes will not be done through the postal ballot system, which was given by the Election Commission, which was reiterated by the Election Commission in the year 2020. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कुछ जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हमारे हैं उनके लिए और स्पेशली एनआरआईज के लिए मैं बात करूं अगर पोस्टल बैलेट सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस करने की बात इलेक्शन कमीशन ने कहा था। और अभी की न्यूज़ ये है कि अभी जो रिसेंट इलेक्शंस होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में और डिफरेंट अदर स्टेट्स में, उनमें पोस्टल बैलेट सिस्टम की जो ये कास्टिंग ऑफ वे ऑफ कास्टिंग वोट्स है उसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। So before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel or Facebook channel so that whatever the new sessions we are uploading, you can get the notification regarding our series. So अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं जो कि एनआरआईज हैं उनके लिए भी को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग अगर बात करूं मैं पोस्टल वोट सिस्टम जो फैसिलिटी 2020 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था। अर्लियर एक्चुअली 2020 में इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा था लॉ कमीशन को और उन्होंने कहा था कि हम एनआरआईज के लिए स्पेशली ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आने वाले सालों में या आने वाले 2021 में जो भी असेंबली इलेक्शंस होंगे तो उसमें ये लॉ कमीशन को ये लेटर लिख के इलेक्शन कमीशन ने कहा था। लेकिन अभी ये रिगार्डिंग देखते हुए कुछ सिचुएशंस ये अभी अंदर की बातें नहीं पता चल पाई हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसके पीछे ये इलेक्शन कमीशन ने ऐसा स्टेप लिया है कि एनआरआई को अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी की न्यूज़ यही है। सो अगर हम देखें अभी जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसके थ्रू कौन कौन से ऐसे सेक्शंस ऑफ हमारे सोसाइटी हैं जो कि अभी वोट कास्ट कर सकते हैं, तो ये देखिए आपको याद रखना है इसमें कि जैसे पहली तो सर्विस वोटर्स हैं यानी कि जो आर्म फोर्सेस या फिर जो भी आर्म पुलिस फोर्स जो कि इंडिया के बाहर डिप्लॉयड हैं who they can cast their votes through this postal ballot system। इसके बाद जो वोटर्स जो है वो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, जो पर्सन्स जो है वो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं जैसे कि टीचर्स हो गए हैं या फिर जो पर्सन्स जो कि लॉ कमीशन के थ्रू ये चीफ इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो भी वर्क कर रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्शन प्रोसीजर उसमें अगर कोई वर्क में इन्वॉल्व है तो उनको भी पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू अपना वोट कास्ट करने की इजाजत दी जाती है। इसके बाद जो है वोटर्स 80 ईयर्स के बाद के जो एज के हैं उनको भी ये सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट वोटर्स जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर हैं, जो प्रिवेंटिव मतलब गवर्नमेंट या जो पुलिस के कस्टडी में है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर हैं, उनको भी ये इजाजत है कि आप पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सो अगर हम देखें कुछ बेनिफिट्स क्या है अगर पोस्टल बैलेट सिस्टम के अगर आपको मालूम होगा कि ईवीएम के बारे में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स या फिर डिफरेंट एलिगेशंस लगाए गए हैं डिफरेंट पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। और इसमें अगर इस लाइट में अगर हम देखें कुछ समझने की कोशिश करें कि क्या ये पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है इंडिया में ये क्या अभी भी वही इसकी वैलिडिटी है अगर हम बात करें रिगार्डिंग जो भी एलिगेशंस ईवीएम के रिगार्डिंग लगाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो ये बेनिफिट है कि इसमें कोई हैकिंग की सिस्टम नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कुछ मैनिपुलेट कर दे जो कि अगर आप वोट एज अ कोई प्रूफ ऐसा मिला नहीं है कि अगर आप एक पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट कास्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे को ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इस तरीके कोई भी वैलिडिटी या फिर कोई भी प्रूफ अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। लेकिन अगर अल्दो हम इसमें देखें कि इस अगर पोस्टल बैलेट सिस्टम को अपनाया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं जो हैकिंग की जो कोई भी एजम्पशंस है या कोई भी इस तरीके के एप्रीहेंशंस हैं रिगार्डिंग पीपल माइंडसेट तो वो कहीं ना कहीं से दूर हो सकती है। इसके बाद जो पेपर बैलेट जो है वो अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे कि 2006 में नीदरलैंड ने कहा था कि वो ईवीएम को बैन कर देंगे और उन्होंने किया भी। और इसके बाद अगर हम देखें 2009 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो ईवीएम को और उसने बैन कर दिया और इटली भी बैन कर चुका है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने बैन किया और उनका ये कहना था कि जो कोर्ट जो उसमें ये प्रोसीडिंग्स हुई कि ऐसा आपने ईवीएम को क्यों बैन कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसमें पीपुल को ये जानने की जरूरत है उसमें जो इफिशियंसी की कोई भी उस तरीके उसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड वैल्यू जो है वो हमें इंश्योर करने की जरूरत है जो भी पीपुल अपना वोट कास्ट कर रहे हैं।
तो ये तो सिस्टम आप देखिए, अगर आप कोई भी कंट्रीज जो हमने डिस्कस किया जो अभी भी पोस्टल बैलेट सिस्टम यूज करते हैं, ये जो कंट्रीज हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू इंडिया। सो अगर हम इनकी पॉपुलेशन देखें तो ऑलमोस्ट, अगर हम देखें यूपी का ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन इनकी कंट्रीज में है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे हमारी कंट्रीज के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इसमें अगर आप देखें कि अगर हम पोस्टल बैलेट सिस्टम अपना सकते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस हमें देखने को पड़ सकते हैं। सो अगर हम देखें अगर ईवीएम को अपनाया जाता है तो किस तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। इसमें मेरा मतलब कहने का ये है कि सपोज अगर एक दिन में 10 लोग ही वोट कर पा रहे हैं राइट फ्रॉम द 7 AM टू द 5 o'clock इन द इवनिंग, सो इसमें जो पार्टिसिपेशन रेट ईवीएम का है, ईवीएम का कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसके बाद सिक्योरिटी रीजंस हैं। अगर सिक्योरिटी रीजंस के बाद में बात करूं तो जो पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है इंडिया में अभी भी आप देखें मसल पावर की यूज, बूथ कैप्चरिंग की इश्यूज, ये अभी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, जहां पे इलेक्शन कमीशन वहां पे स्टेप्स लेके वहां पे वोटर जो भी बूथ्स पे इस तरीके के इंसिडेंट्स आए हैं वहां पे उस वोटर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके फिर सिलेक्शन होते हैं। लेकिन जो ये सिक्योरिटी इशू है वो अभी भी पॉजिटिव है हमारे कंट्रीज में। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करें, आप पोस्टल बैलेट सिस्टम को आप एक दूर दराज के इलाके में आप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे एज कंपेयर टू ईवीएम्स, जो कि आपने टोटली इनक्रिप्टेड होता है, जहां पे कोई भी वोटर्स ने अपना इलेक्शन में अपना वोट कास्ट किया और उसको इनक्रिप्टेड वे में उसको स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद जो ऑडिबिलिटी और इफिशियंसी के बारे में बात करें, जहां पे पोस्टल बैलेट सिस्टम को काउंटिंग करने में, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज इंडिया में अगर पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू अगर इलेक्शन होते हैं तो आप अभी के टाइम पे देखिए जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है वो कितने टाइम में जो भी रिजल्ट्स अनाउंस होंगे एज कंपेयर टू ईवीएम, जो कि हमें शाम तक या सुबह से अगर काउंटिंग स्टार्ट होती है तो ऑलमोस्ट शाम तक ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो प्रिसीजन और या फिर रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन वो ऑल्दो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सारे ऑथेंटिक नहीं है, वो गवर्नमेंट में पब्लिक डोमेन में कभी भी ऐसा ये आपको नहीं देखने को मिला है, या कोई प्रूफ नहीं है कि टैंपरिंग की जा सकती है ईवीएम के द्वारा। तो अभी भी इस तरीके की सिचुएशंस हैं जहां पे डिफरेंट कंट्रीज ऑल्दो बैलेट सिस्टम को यूज कर रही है, लेकिन ये बैलेट सिस्टम जो है हमें इंडिया में अगर स्पेशली बात करें कुछ जो सेक्शंस के सोसाइटी जो हैं उनके लिए अभी वर्क कर रहा है, और ये एनआरआई को भी आने वाले समय में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।